तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 8 चैप्टर 9। चैप्टर 9 है आपका जन सुविधाएं। तो जन सुविधाएं क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चित्र दिए गए हैं जैसा कि आपकी किताब में भी दिया गया है ना। तो प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है, आपने ऊपर उल्लिखित चार स्थितियों को देखा है, अब बताइए कि चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है। तो इसका उत्तर है चेन्नई में पानी की स्थिति। पहला, चेन्नई में पानी की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा, अन्नानगार में पानी नियमित रूप से आता है जबकि मैलापुर, मडिपक्कम और सैदापट क्षेत्रों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपरोक्त वर्णन में से घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल स्रोतों को चुनें। तो पहला है आपका नगर पालिका का जल, दूसरा टैंकरों के पानी के टैंकर, तीसरा है पानी की बोतलें और चौथा है बोरवेल का पानी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा, आपकी राय में सुब्रमण्यम और पद्मा के अनुभवों में क्या समानता है और क्या अलग है। तो समानताएं हैं, सुब्रमण्यम और पद्मा दोनों ही पानी की कमी का सामना करते हैं। दूसरा, सुब्रमण्यम और पद्मा दोनों की ही पानी की आवश्यकता की पूर्ति बोरवेल द्वारा की जाती है। अब उनमें होने वाली भिन्नता क्या है उसे देख लेते हैं। तो नंबर 1, सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है जबकि पद्मा की बस्ती के नल में प्रतिदिन 20 मिनट के लिए पानी आता है। दूसरा, सुब्रमण्यम के अपार्टमेंट में बोरवेल का पानी खारा होता है, इसलिए वे इस पानी का प्रयोग केवल शौचालय और साफ सफाई के लिए करते हैं, जबकि पद्मा के इलाके में पानी की कमी होने के कारण लोग बोरवेल के पानी से नहाने, धोने और पीने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अपने इलाके में जलपूर्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें। यह आप स्वयं ही कीजिएगा और ये लिखा भी हुआ है कि विद्यार्थी द्वारा स्वयं करें। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देश के ज़्यादातर स्थानों तथा गर्मियों में पानी बूंद बूंद क्यों आने लगता है, पता लगाइए। तो गर्मियों के पानी की कमी के कारण, पहला, गर्मी होने के कारण अधिकांश नदियां सूख जाती है या उनका जल स्तर गिर जाता है। दूसरा, गर्मियों में पानी का उपयोग अधिक हो जाता है, इसलिए नगरपालिका की पानी की सप्लाई कम हो जाती है। तीसरा, बोरवेल के पानी का उपयोग बढ़ जाता है जिससे भूमिगत पानी का स्तर पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या चेन्नई में सभी के लिए पानी का संकट है? क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलती है? इसके 2 कारण बताइए। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग पानी मिलने का कारण क्या है? तो पहला, लोगों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं वे बाजार से पानी खरीद सकते हैं, जबकि गरीब आदमी नगर पालिका की पानी की सप्लाई या बोरवेल के पानी पर निर्भर है। दूसरा, राज्य सरकार ने पानी के सुचारू वितरण के उचित कदम नहीं उठाए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7, जन सुविधाएं क्या होती है? जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, ये कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, जैसे पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, परिवहन, विद्यालय और कॉलेज इत्यादि। जन सुविधाएं सरकारी जिम्मेदारियां हैं क्योंकि संविधान में जीवन के अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 में मेंशन किया हुआ है, को जो आश्वासन दिया गया है कि वह देश के सभी नागरिकों को प्राप्त होता है, इसलिए जन सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8, सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के लिए ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर न छोड़े। तो इसका उत्तर है, कारण क्या है कि निजी कंपनियां जन सुविधाओं की कीमतें इतनी ऊंची न कर दे कि वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएं। दूसरा, आम लोगों को यदि सस्ती कीमतों पर जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई तो वे सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है? पानी के ज़्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? तो इसका पहला है, विद्यार्थी अपने अभिभावकों से पानी का बिल मांगे व जल की न्यूनतम कीमत देखें। दूसरा, सरकार का उद्देश्य लोग पानी का उपयोग सोच समझकर करें ताकि पानी को व्यर्थ में बर्बाद न किया जा सके। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, किसी वेतनभोगी कर्मचारी अपना व्यवसाय, फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाए कि लोग किस किस तरह से कर सरकार को चुकाते हैं। कर यानी कि टैक्स।
अपने नतीजों को कक्षा में शिक्षक को दिखाएं और चर्चा करें। तो लोग किस किस प्रकार से अपने टैक्स को अदायगी करते हैं, किस प्रकार से वो टैक्स देते हैं। तो पहला आयकर अपने इनकम पर, दूसरा संपत्ति पर यानी कि प्रॉपर्टी पर, जल कर यानी कि वाटर टैक्स, विद्युत कर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, 5 यानी कि बिक्री कर यानी कि सेल्स टैक्स। आगे बढ़ते हैं। अगर सरकार जल आपूर्ति की जिम्मेदारी से हाथ खींच ले तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि यह सही कदम होगा? तो इसका उत्तर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि सरकार जल की आपूर्ति न करे तो पहला, यदि जल पूर्ति का कार्य निजी कंपनियों के हाथों में दे दिया जाए तो पानी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, पानी लोगों की मूलभूत आवश्यकता है और यदि उन्हें इससे वंचित किया गया तो देश में असंतोष फैल जाएगा। पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। पोर्ता एलेग्रे ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज़्यादातर शहरों के मुकाबले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। यहाँ नगर जल विभाग के सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करा दिया है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पानी का औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति के में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, ऊपर के भाग में आए मुख्य विचारों पर चर्चा करें। जलापूर्ति में सुधार के लिए आपकी राय में क्या किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, जलापूर्ति में सुधार के लिए निम्नलिखित काम किए जा सकते हैं। पहला है, पाइप द्वारा पानी के रिसाव के कारण होने वाली क्षति को कम करना चाहिए। दूसरा, लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए। तीसरा, संचार माध्यमों द्वारा जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों का प्रचार किया जाना चाहिए। चौथा, लोगों में वर्षा जल संग्रहण के प्रति चेतना पैदा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, क्या आपको ऐसा लगता है पानी और बिजली जैसे संसाधनों को बचाना और सार्वजनिक परिवहन साधनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना बेहतर है? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि इससे आवश्यकता के समय हमें इनके अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, सार्वजनिक परिवहन साधनों का ज़्यादा प्रयोग करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ईंधन की बचत होगी। तीसरा, सार्वजनिक परिवहन के अधिक प्रयोग से प्रदूषण कम होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या आपको लगता है कि समुचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव से लोगों का जीवन प्रभावित होता है? कैसे? तो लोगों के जीवन पर प्रभाव, पहला, इससे कई जल जनित बीमारियां फैलती है। दूसरा, वातावरण में प्रदूषण फैलता है। तीसरा, गंदगी फैलने से बीमारियां भी फैलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे औरतों और लड़कियों पर ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा? तो औरतों और लड़कियों पर अधिक प्रभावित होने के कारण है, पहला, पुरुष घर से बाहर काम पर चले जाते हैं जबकि लड़कियां और औरतें घर पर ही रहती हैं। दूसरा, औरतों और लड़कियों को ज़्यादा समय अस्वच्छ वातावरण में बिताना पड़ता है जबकि पुरुषों को कम समय रहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, आप किसकी राय से सहमत हैं? अम्मू की राय से सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान ने बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। दूसरा, सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना न हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। अगला प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण बहुत ही ज़्यादा कम हैं? तो इसका उत्तर है, निजी जलापूर्ति के कम उदाहरण होने के कारण है, पहला, जलापूर्ति एक आवश्यक जनसुविधा है जो सभी लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, निजी कंपनियां सिर्फ लाभ के लिए काम करती है इसलिए वे सभी लोगों के लिए जलापूर्ति नहीं कर पाती। तीसरा, यदि निजी कंपनियां सभी लोगों को जलापूर्ति की सुविधा प्रदान करती तो कीमत बहुत ऊंची होती है। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? नहीं, चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसका कारण है, अन्नागार में बाकी इलाकों की अपेक्षा पानी की आपूर्ति ठीक है। दूसरा, मैलापुर और मडिपक्कम में पानी की आपूर्ति कम है लेकिन यहाँ के निवासी बाजार से पानी खरीद सकते हैं। तीसरा, सैदापेट में भी पानी की आपूर्ति कम है, यहाँ के लोग गरीब हैं और वे बाजार से पानी नहीं खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसानों द्वारा चेन्नई के जले व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? तो पहला,
स्थानीय लोगों को पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए कम जल प्राप्त हो रहा है। दूसरा, स्थानीय लोगों को भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध करना चाहिए। तीसरा, हाँ, सरकार जल व्यापारियों और जल बिक्री कर रहे किसानों दोनों के खिलाफ कदम उठा सकती है। अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय शहरों में ही है? तो इसके पीछे प्रमुख कारण है कि शहरों में धनी लोग ऊंचे फीस तथा अन्य खर्च वहन करने में समर्थ हैं। दूसरा, कस्बों या ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च नहीं किया जाता है। तीसरा, कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं व सुरक्षा की कमी है। और चौथा, कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों में धनी लोग कम लाभ के डर से अस्पताल व स्कूल नहीं खोलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं कर वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दें। तो हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण न तो पर्याप्त है और न ही निष्पक्ष है। उदाहरण है इसका कि चेन्नई की झुग्गी बस्ती में न तो शौचालय और न ही हर झुग्गी में पीने की पानी व्यवस्था है। 30 झुग्गियों के लिए एक नल लगा है जिसमें रोज 20 मिनट ही पानी आता है, जबकि चेन्नई के अन्नागार में सरकारी अफसर रहते हैं तो वहाँ 24 घंटे पानी की आपूर्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने इलाके की पानी, बिजली आदि कुछ जन सुविधाओं को देखें, क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है? आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है दिया हुआ है, पानी, बिजली, सड़क, सार्वजनिक परिवहन। क्या यह उपलब्ध है? उसमें कैसा सुधार होना चाहिए? ठीक है ना। ये आप खुद अपने इलाके का जायजा कीजिए और इसका उत्तर आप स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए कि क्या हो सकता है। प्रश्न संख्या 7, क्या आपके इलाके के सभी लोग उपरोक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? विस्तार से बताएं। कृपया आप इसके इलाके की स्थिति का ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर स्वयं दें। 8 नंबर प्रश्न है, जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है। तो पहला, जनगणना का काम प्रत्येक 10 वर्ष बाद किया जाता है। वर्तमान जनगणना 2011 में की गई है और फिर इसके ठीक 10 वर्ष बाद होगी। दूसरा, जनगणना हेतु सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों को प्रत्येक घर से आंकड़े इकट्ठे करने हेतु नियुक्त किया जाता है। तीसरा, जनगणना करने के लिए प्रश्नावली तैयार की जाती है जिसके आधार पर घर घर जाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा, जनगणना से देश की कुल जनसंख्या, स्त्री पुरुषों की संख्या, लिंग अनुपात, देश में जन सुविधाओं की स्थिति, व्यवसायिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थानल कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है? तो पहला, इसका असर हो सकता है कि सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे महत्व कम हो रहा है और निजी संस्थानों की मनमानी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा, गरीब लोग उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तीसरा, इसमें शिक्षा व्यवस्था और अधिक महंगी हो जाएगी। तो ये था आपका आज का, जिसका नाम था जन सुविधाएं, जिसके अंतर्गत आने वाली अनेक सुविधाएं हैं जो किसी को मिल पाती है, किसी को नहीं मिल पाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप लोग ज़रूर मुझे टेक्स्ट करें या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।